नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक फिर नई क्लास में। आज जो अमित सर की क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे सीवीए के बारे में। सीवीए मतलब सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। आसान शब्दों में ब्रेन हेमरेज या पैरालिसिस, स्ट्रोक या स्ट्रोक, ये सभी शब्द आप लोगों ने सुने होंगे। तो आज हम इस क्लास में देखेंगे कि पैरालिसिस का अटैक क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, उनका क्या उपचार उपाय करना चाहिए, क्या इनके लक्षण होते हैं, किन लोगों को ये बीमारी अधिक हो सकती है, इसके अलावा ये बीमारी होने पर क्या लक्षण मिल सकते हैं और ऐसे ही लक्षण और किन किन बीमारियों में मिल सकते हैं और हमें फिर क्या जांच कराना चाहिए। इन सारे सवालों का जवाब हमें आज की इस क्लास में मिलेगा। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आपके कोई डाउट हो तो इस कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करें और कोई टॉपिक पे आप क्लास चाहते हैं तो आप अपना सजेशन भी कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। पहले ही होता था जो सेरिब्रल की वेसल्स है, सेरिब्रल की जो वेसल्स है उसमें अगर यहाँ से जो इंटीमा है, इंटीमा में डैमेज होगा, ये जो आउटर लेयर है आउटर लेयर में डैमेज होगा। आउटर लेयर में डैमेज होगा तो क्या होगा, यहाँ का जो ब्लड है ये बाहर हो जाएगा और ये जो ब्रेन के सेल्स है, ब्रेन के सेल को पुश करते हुए यहाँ पे जम जाएगा। ठीक, अगर इनर सेल में डैमेज होगा, इनर सेल में जब डैमेज होगा तो क्या होगा, यहाँ जो फैट की लेयर जमी थी ये फैट की लेयर बाहर आएगी, ब्लड से मिलेगी, ब्लड से मिलने के बाद यहाँ पे फाइब्रिन के क्लॉट बना देगी। ठीक है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल सब मिलके एक क्लॉट बना देगा, क्लॉट बना के यहाँ का जो आगे जाने का ब्लड का रास्ता है वो बंद कर देगा। तो ये दो तरीके से हो सकता है सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। इसको बोलते हैं इन्फार्क्ट, इसको बोलते हैं हेमरेज। 85% केसेस में इन्फार्क्ट होता है, 15% केसेस में हेमरेज होता है। तो मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ पेशेंट, अगर कोई पेशेंट आता है तो हमें ज्यादा सोचना है किसके बारे में, इन्फार्क्ट के बारे में ज्यादा सोचना है। अब सबसे पहले अपन को मैनेजमेंट से पहले अपन को तो पहले डायग्नोसिस पता होनी चाहिए कि डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे और पैथोलॉजी किस तरीके की हो सकती है। ब्रेन की सेल पहले अपन इन्फार्क्ट में आते हैं, दोनों का मैनेजमेंट थोड़ा थोड़ा अलग अलग है। पहले सिर्फ इन्फार्क्ट में आएंगे फिर अपन हेमरेज का देखेंगे। इन्फार्क्ट में क्या है, ये सेरिब्रल की वेसल्स हैं। सेरिब्रल में 3 वेसल्स रहती है मेनली, जो आगे एंटीरियर कैरोटिड, एंटीरियर सेरिब्रल, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। आर्टरी शुरुआत में लार्ज आर्टरी रहेंगी, लार्ज आर्टरी धीरे धीरे करके स्मॉल ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो जो यहाँ पे जो सेरिब्रल में क्लॉट जमना है, ये क्लॉट 4 तरीके से जम सकता है। पहला कि जो हार्ट है, हार्ट में कोई ब्लड क्लॉट था, ये ब्लड क्लॉट ऊपर पहुंच गया, जहां पे भी है यहाँ कहीं जाके ब्लॉक कर दिया, इसको बोलते हैं कार्डियो एम्बोलिक स्ट्रोक। एक्यूट सीवियर को स्ट्रोक भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्डियो एम्बोलिक स्ट्रोक। या फिर क्या हो सकता है, हार्ट से आ रहा है, यहाँ पे जो सेरिब्रल कैरोटिड आर्टरी है, कैरोटिड आर्टरी के जो प्लाक है, कई बार ये प्लाक है, ये प्लाक यहाँ से अगर क्लॉट बना, यहाँ से क्लॉट जम के यहाँ जम गया, उसको भी एम्बोलिक स्ट्रोक बोलेंगे। और क्या हो सकता है, कई बार यहाँ पे जो कैंसर सेल्स हैं या फैट सेल्स हैं, कैंसर सेल्स लेफ्ट, यहाँ का होता है लेफ्ट एट्रियल मिक्सोमा, जो कैंसर की सेल्स हैं वो यहाँ पे आके जम जाए। या फिर जो वॉल्व है, वॉल्व में वेजिटेशंस होते हैं, वॉल्व में वेजिटेशंस हैं, ये वेजिटेशंस निकल के आ जाए, यहाँ पे जम जाए। तो जरूरी नहीं है कि वहां पे ब्लड का क्लॉट जमे, वहां पे कुछ भी आएगा, कुछ भी आएगा तो उसको एम्बोलिक स्ट्रोक ही बोलेंगे। एम्बोलिक स्ट्रोक मतलब कहीं और जगह से आया है। कार्डियो एम्बोलिक स्ट्रोक की प्रोग्नोसिस थोड़ी अच्छी होती है, मतलब ज्यादा अच्छे से ट्रीटमेंट देने में ठीक हो जाता है वो। इसके अलावा क्या हो सकता है, एक जो स्मॉल वेसल्स में ज्यादा होता है, स्मॉल वेसल्स में क्या होगा, जो नॉर्मल एथेरोस्क्लेरोसिस प्रोसेस चल रही है, एथेरोस्क्लेरोसिस प्रोसेस चलते चलते ये एकदम से ब्लॉक हो सकता है, यहाँ पे एक बार फट गई वहां पे और ब्लॉक कर दिया। और किस तरीके से हो सकता है,
एक जो स्मॉल वेसल्स के इंफार्क्ट है उनको बोलते हैं लैक्यूनर इंफार्क्ट। ये लैक्यूनर इंफार्क्ट क्या होते हैं? जो प्रेशर पॉइंट है, जो हार्ट के जो प्रेशर, जो ब्रेन की साइड से ना कई जगह प्रेशर पॉइंट है, जब अपन स्ट्रेस लेते हैं ना वहां पे उनका ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। जैसे इंटरनल कैप्सूल्स हैं और थैलेमस है, मेडुला है, यहाँ पे क्या है छोटी छोटी वेसल्स है, उसमें प्रेशर पॉइंट है। स्ट्रेस में वो एकदम से फट सकती हैं, स्ट्रेस में एकदम से फट जाती है बिना कुछ इसके, सिर्फ एंडोथेलियल डिस्फंक्शन से। उससे कहाँ एकदम से क्लॉट बन जाता है, उसको लैक्यूनर इंफार्क्ट बोलते हैं। मतलब सीटी स्कैन में लैक्यूनर इंफार्क्ट आता नहीं है क्योंकि बहुत स्मॉल होता है, लेकिन उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा है क्योंकि वहां से बहुत सारे ट्रैक निकलते हैं, इंटरनल कैप्सूल, मेडुला, यहाँ से बहुत छोटे छोटे ट्रैक निकलते हैं। अगर इनमें कहीं से भी छोटा सा भी क्लॉट आ गया तो बहुत ग्रॉस हेमीपैरेसिस कर देता है वो। तो ये बेसिक पैथोलॉजी है। अब अपन आते हैं मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट के पहले इसकी डायग्नोसिस कैसे बनेगी एक्यूट सीवी की? सिम्टम्स क्या रहेंगे? हाँ, सिम्टम्स पहला और मोस्ट कॉमन यही सिम्टम है, एक्यूट ऑनसेट सेंसरी मोटर डिसफंक्शन। मतलब अगर कोई पेशेंट है एक्यूट ऑनसेट बोल रहा है, एक्यूट ऑनसेट सेंसरी मोटर डिसफंक्शन बोल रहा है, इसमें क्या क्या आ सकते हैं सेंसरी मोटर में? एक होता है सेंसरी, एक होता है मोटर। सेंसरी मतलब कि अगर पेशेंट बोलता है टिंगलिंग नमनेस आ रही है एक्यूट ऑनसेट कहीं पे भी, चाहे वो हाथ में आ रही है चाहे पैर में आ रही है, एक पैर में एक हाथ में आ रही है या फिर सिर्फ चेहरे पे आ रही है, सिर्फ सेंसरी हो रही है, ठीक है। इसके अलावा मोटर में क्या क्या हो सकता है? मोटर में पहली बात तो उसके एक मोनोपेरेसिस हो सकती है, हेमीपेरेसिस हो सकती है, या फिर मुंह टेढ़ा हो सकता है। अब उसको एक तरफ का मुंह टेढ़ा हो जाएगा, डिफिकल्टी इन स्पीच होगी, डिफिकल्टी इन डिग्लूटेशन होगा। ये चार चीजें हैं। एक एक्यूट ऑनसेट अल्टर्ड सेंसोरियम होगा। अल्टर्ड सेंसोरियम मतलब होश में नहीं है, कुछ भी उटपटांग बोल रहा है। या एक्यूट ऑनसेट अनकॉन्शियसनेस, एक्यूट ऑनसेट है अनकॉन्शियस हो गया एकदम से, क्योंकि जो पोस्टिस एक्यूट ऑनसेट वर्टाइगो, जो पोस्टिस सेरिबल आर्टरी है जहां पे सेरिबेलम इन्वॉल्व होता है, तो उसमें पेशेंट एक्यूट वर्टाइगो से प्रेजेंट करता है। तो एक्यूट ऑनसेट होना चाहिए उसके लिए, क्योंकि अगर कहीं पे भी इस्केमिक या इन्फार्क्ट या फिर इन्फार्क्ट होगा तो वो एकदम से ही होगा, एकदम से होगा तो पेशेंट का सिम्टम्स एकदम से आएंगे। इन्फार्क्ट में सबसे ज्यादातर केसेस में सेंसरी और मोटर दोनों फंक्शन मिल जाते हैं ब्रेन के, लेकिन ये जरूरी नहीं है, कई बार मोटर भी मिल जाएंगे, कई बार सेंसरी भी मिल जाएंगे। तो और उसके साथ साथ मुंह टेढ़ा हो सकता है ना, अफेजिया डिस्फेजिया होगा, मुंह बोलने में दिक्कत होगी, डिग्लूटेशन में दिक्कत होगी, और एक्यूट ऑनसेट अल्टर सेंसोरियम भी हो सकता है, एक्यूट ऑनसेट अनकॉन्शियस भी हो सकता है, एक्यूट ऑनसेट वर्टाइगो। तो ये सब सिम्टम्स लेके अगर पेशेंट आ रहा है तो हमको सस्पेक्ट करना है कि उसको एक्यूट स्ट्रोक हो सकता है। अब एक्यूट स्ट्रोक इसके साथ अगर अपन साथ में चलते हैं, अगर हेमरेज हुआ, हेमरेज में क्या होता है, वो ब्रेन की सेल्स है, ब्रेन की सेल को पुश करता है, तो पुश करने के साथ, पुश करने के कारण जो है यहाँ का जो स्पेस है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो उसके कारण वॉमिटिंग आ सकती है, ब्रेडिकार्डिया और हाइपरटेंशन। जो रेस्ड इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन के साइन होते हैं, इरेक्टोनाइड स्पेस जो होता है वो कम हो जाता है। नहीं इरेक्टोनाइड स्पेस नहीं, यहाँ से ब्लड वेसल्स फटेंगे तो जो ब्रेन के टिश्यू है ना, ब्रेन टू टिश्यू को पुश करेगा तो इंट्राक्रैनियल टेंशन बढ़ जाएगा, है ना, इडीमा हो जाएगा, सेरिब्रल का इडीमा हो जाता है यहाँ पे। तो सेरिब्रल इडीमा के कारण जो सिम्टम्स आते हैं, वॉमिटिंग, वर्टाइगो और हाइपरटेंशन हो जाता है, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। इसमें इन केसेस में प्लांटर एक्सटेंशन मिलेंगे। तो अगर कोई पेशेंट वॉमिटिंग, वर्टाइगो के साथ आ रहा है, साथ में उसको हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया मिल रहा है, मतलब रेज आईसीटी के साइन मिल रहे हैं, तो अपन को ज्यादातर चांसेस होंगे कि उसको हेमरेज है। तो क्लिनिकली हेमरेज और इन्फार्क्ट को डिफरेंशिएट करना कोई 100% नहीं बोल सकता कि उसको हेमरेज है या इन्फार्क्ट है। अपन सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। प्रेडिक्शन में अपन पहली तरफ इस्केमिक इन्फार्क्ट की तरफ जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर केसेस में इन्फार्क्ट होता है। हेमरेज और इन्फार्क्ट को डिफरेंशिएट करने के लिए 2-3 पॉइंट है। पहला, जो हेमरेज है उसमें सबसे ज्यादा जो सिम्टम्स है वो एक्यूट ऑनसेट आ जाते हैं। जैसे क्या होता है, ये ब्रेन की सेल, ब्रेन है यहाँ पे, उसमें हेमरेज हुआ तो ये जो एरिया है, ये एरिया तुरंत इन्वॉल्व कर लेगा। अब ये एरिया जो है 24 से 48 घंटे तक इतना ही रहेगा। 24 से 48 घंटे तक उसके सिम्टम्स जो आ चुके हैं उतने के उतने रहेंगे। 48 घंटे के बाद क्या होता है, यहाँ की जो सेल्स हैं सेरिब्रल एडीमा डेवलप होने लगता है। तो 48 घंटे के बाद हो सकता है कि उसके सिम्टम्स थोड़े और खराब हो जाए,
या फिर इडीमा ठीक करने के लिए अपन ने मेडिसिन दे दी तो हो सकता है कि ठीक हो जाए, लेकिन मैक्सिमम सिम्टम्स 24 से 48 घंटे के अंदर जो एक्यूट ऑनसेट होगा तभी होंगे। इन्फार्क्ट में क्या होता है, इन्फार्क्ट में थोड़ा डिफरेंट रहता है। इन्फार्क्ट में जैसे ये एक सेल्स है, ये सेल सप्लाई कर रही है इतने एरिया को, तो क्या हुआ जैसे यहाँ पे थक्का जमा है, ये एरिया सप्लाई कर रही थी इतने एरिया को। अब क्या होगा, जो ये जो मेन एरिया है इतने एरिया को तो यही सप्लाई कर रहा था। अब जो आजू बाजू का एरिया है वहां पे कोई छोटी मोटी सेल्स है वो भी यहाँ से ब्रांच दे रही होंगी। तो जो इसमें मैक्सिमम सिम्टम्स आते हैं वो शुरुआत में नहीं आते, ये शुरुआत के 6 घंटे से 8 घंटे तक इवॉल्व होता है, मतलब 6 से 8 घंटे तक इसमें सिम्टम्स बढ़ते जाते हैं। मतलब पेशेंट बोलेगा कि एकदम से शुरुआत में हाथ पे हाथ सुन्न हुआ था, उसके बाद लगातार हाथ में कमजोरी आ रही है, वीकनेस आती जा रही है, ये 6 से 8 घंटे में बढ़ता है। तो हेमरेज में क्या होता है, जैसे ही ऑनसेट होगा उस समय मैक्सिमम सिम्टम्स आ जाएंगे, उसके बाद 24 से 48 घंटे तक सेम रहेंगे, उसके बाद हो सकता है बढ़ रहा है। इन्फार्क्ट में क्या होता है, इन्फार्क्ट में 6 से 8 घंटे तक इवॉल्व होता है, हो सकता है 2 से 3 दिन भी बढ़ सकता है, 2 से 3 दिन में, लेकिन 6 से 8 घंटे तक इवॉल्व होता है। ऐसा नहीं होता कि तुरंत आ गया और तुरंत मैक्सिमम हो गया। वॉमिटिंग की हिस्ट्री ज्यादातर केसेस में हेमरेज में मिलती है, इन्फार्क्ट में नहीं मिलती है। वर्टाइगो की हिस्ट्री जो दोनों में मिल सकती है, लेकिन इन्फार्क्ट में एंटीरियर और मिडिल सेरिब्रल आर्टरी में नहीं मिलती, पोस्टीरियर इन्फार्क्ट होता है तो मिलती है, और हेमरेज में तो लगभग मिलती है, क्योंकि वो पुश करता है, डेज आईसीटी बढ़ेगा तो वो पुश करेगा। बीपी देखेंगे, बीपी दोनों में बढ़ जाएगा, हाइपरटेंशन की हिस्ट्री दोनों में रहेगी। अब बीपी का मैनेजमेंट, एक चीज ध्यान रखिए इसमें, बीपी जो है कितना रखना पड़ता है। यूजली जितने भी एक्यूट सीवियर के एपिसोड होगा उसमें अपन को पेशेंट का बीपी हाई मिलेगा, ठीक है। इसका टारगेट रहता है 150 टू 180। अपन को शुरुआत के 24 से लेके 48 घंटे तक पेशेंट का जो बीपी है वो थोड़ा सा हायर साइड ही रखना है, जिससे कि ब्रेन के सेल्स का परफ्यूजन बना रहे। अगर उसको अपन एकदम से लो कर देते हैं, या फिर जितना है ऑन एडमिशन उससे 15% से ज्यादा कम नहीं करना है। एकदम से जैसे पेशेंट आया, पेशेंट का बीपी 240 था, उसको अपन को 120 पे नहीं लाना है। अपना टारगेट रहेगा अगर 240 बीपी है तो उसको 210 तक लेके आए, उसके बाद अगले 24 घंटे में तो इसका 180 तक लेके आए। इसको एकदम से लो नहीं करना, एकदम से लो करने से डिसएडवांटेज होगा, ब्रेन के सेल्स का परफ्यूजन कम हो जाएगा, जिससे कि और अपना जो इन्फार्क्ट है वो और बढ़ सकता है, हेमरेज है, हेमरेज भी बढ़ सकता है। तो दोनों केसेस में चाहे वो इन्फार्क्ट हो चाहे हेमरेज है, बीपी का टारगेट 150 टू 180 है, आगे 24 से 48 घंटे तक। सर हाइपरटेंशन इसका कॉज नहीं है, मतलब मैं हाइपरटेंशन एक कॉज है ब्लीड का, लेकिन अगर एक बार स्टिंगिया या ब्लीड हो गई है तो उस केसेस में जो शुरुआत के 48 घंटे तक टारगेट बीपी है वो उतना ही रखना है अपन को, 150 टू 180। हाइपरटेंशन तो मोस्ट कॉमन जो सेरिब्रल वैस्कुलर एक्सीडेंट है, पहले हमने बताया था जो कॉमन रिस्क फैक्टर है वो यही है इसके, एज मोर देन 60, मेल जेंडर, स्मोकिंग, एल्कोहल में ये है कि अगर आप माइल्ड अमाउंट में एल्कोहल ले रहा है तो ये प्रोटेक्टिव है, अगर ज्यादा ले रहा है तो हार्मफुल है। फिर स्मोकर हो गया, हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटस, डिसलिपिडीमिया, ठीक, यही कॉमन रिस्क फैक्टर है जो कि हार्ट के एक्यूट एमआई के भी हैं, एक्यूट सीवीए के भी हैं। और मोस्ट कॉमन सबसे टॉप पे आ जाएगा स्ट्रेस, आज की डेट में सबसे मोस्ट कॉमन यही है रिस्क फैक्टर। सर एक्यूट जैसे ऑनसेट हुआ सर सीवीए का, तो इन सबका मिला जुला असर देखने को मिलेगा, मतलब रिस्क फैक्टर जो है, रिस्क फैक्टर तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, हो गया अटैक तो वो अपन को थोड़ी, वो तो किसी को भी हो सकता है अटैक। हाँ मतलब ऑनसेट मिला अपन को एक्यूट पेशेंट, तो उसका कॉज एट द टाइम इनमें से कोई भी हो सकता है। कॉज अपन को ये देखना है, अपन को अंडरलाइंग पैथोलॉजी क्या थी, अंडरलाइंग पैथोलॉजी मतलब कार्डियो एम्बोलिक स्ट्रोक है, हार्ट की वजह से आया है, कैरोटिड आर्टरी में कोई क्लॉग था उसके वहां से आया है, या फिर हाइपरटेंशन है, या फिर डायबिटीज है, जो भी कॉज होगा, या एंडोथेलियल डिस्फंक्शन भी होता है। कई जो डिसीजेज होती है ना, जैसे वही एसएलई है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, पेरिफेरल, इसमें क्या होता है एंडोथेलियल जो है वो डिस्फंक्शन हो जाता है, वो कभी भी खराब होकर ब्लड क्लॉट जमा देती है। तो कोई पेशेंट बीपी का नहीं उसको भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, वो तो रिस्क फैक्टर है। तो अब डायग्नोसिस में, डायग्नोसिस के साथ अपन को डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या क्या रखना है, मतलब एक्यूट सीवीए के अलावा इस टाइप के सिम्टम्स और किस किस कंडीशन में मिल सकते हैं। मोस्ट कॉमन मिलते हैं काय में, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब पेशेंट एक्यूटली ऑनसेट अनकॉन्शियस लेके आता है, अपन को लगता है स्ट्रोक है,
विदाउट शुगर करके अपन सीटी करा लेते हैं। ज्यादातर केस में यही होता है, सीटी करा लेते हैं, सीटी में कुछ नहीं आता तब अपन शुगर कराते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर कोई पेशेंट एक्यूट ऑनसेट अनकॉन्शियसनेस या एक्यूट ऑनसेट मोनोपेरेसिस या एक्यूट ऑनसेट सेंसरी कोई सिम्टम्स बता रहा है, भले चाहे वो एक हाथ एक पैर में भी बता रहा है, तो उसका शुगर चेक तो करना ही है, हाइपोग्लाइसीमिया। दूसरा डिसइलेक्ट्रोलीमिया। डिसइलेक्ट्रोलीमिया अपन तब कब सस्पेक्ट करते हैं, जब ज्यादातर कोई पेशेंट पहले से एक्यूट सीविए हो चुका है, उसको एक्यूट सीविए के बाद फिर से वो एक्यूट ऑनसेट अल्टर सेंसोरियम के आ रहा है, तो क्या है अटेंडेंट आते हैं घबराते घबराते कि फिर से अटैक पड़ गया, तो वो फिर से अटैक नहीं पड़ता है। कई बार पेशेंट को एक्यूट सीविए के कारण वो डाइट अच्छे से नहीं लेता, तो उसके कारण इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। मोस्टली क्या होता है इसमें, हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया होता है तो पेशेंट इरेगुलर टॉक हो जाता है, उसका इरेलेवेंट टॉक हो जाता है। तो हाइपोनेट्रीमिया ये चीजें अपन को इवेल्यूट, ये चीजें एक्यूट ऑनसेट अगर कोई आ रहा है तो उसको अपन को चेक करनी है। और क्या कंडीशन होती है, मेलिग्नेंसी या फिर एसडीएच, ये क्या होते हैं, सबड्यूरल हेमरेज और मेलिग्नेंसी। क्या होता है, तो मेलिग्नेंट कोई अगर ब्रेन के अंदर कोई पहले से कोई ट्यूमर है, उसको बोलते हैं इक्सॉल, इंट्राक्रेनियल स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन। इक्सॉल है, इक्सॉल क्या है, एकदम से उसने किसी ब्लड वेसल्स को प्रेस कर दिया या फिर उसके कहा यहाँ की ब्लड वेसल्स एकदम से प्रेस हो गई या रप्चर हो गई, तो वो प्रेजेंट एक्यूटली करेगा, है ना। शुरुआत में बहुत टाइम तक उसको पता नहीं चलता है, लेकिन कभी कभी एकदम से प्रेस होती है चीजें, तो वो प्रेजेंट करता है ऐसे एक्यूट सीवियर जैसे। लेकिन सीटी स्कैन कराओ तो सीटी स्कैन में क्या आ जाता है, मेलिग्नेंसी या एसडीएच आता है। चौथा आता है सीजर डिसऑर्डर। सीजर डिसऑर्डर में क्या होता है, पेशेंट एक्यूट ऑनसेट सीजर के साथ प्रेजेंट करता है, सीजर्स हुए, सीजर्स होने के बाद उसको क्या होता है, एक हाथ और एक पैर में वीकनेस आ जाती है, तो अपन को एक सीवियर जैसा प्रेजेंट करता है। वो जब अपने पास आया तो उसके पास क्या हुआ, एक हाथ और एक पैर में वीकनेस हुई, तो अपन को लगता है सीवियर का एपिसोड आ गया। लेकिन उसको क्या होता है, पार्शियल सीजर आए थे, पार्शियल सीजर जनरली टोनिक के कारण उसको हाथ में रिजिड वो हो गई, वीकनेस आ गई उसके कारण बहुत देर तक खिलाने का, तो सीजर से प्रेजेंट कर गया। ठीक, इतने इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस अपन को ये भी दिमाग में रखने की, ये भी हो सकता है। मैनेजमेंट पे आते हैं अपन। मैनेजमेंट का होता है, मैनेजमेंट में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइम। जितना जल्दी पेशेंट आएगा, जितने जल्दी पेशेंट प्रेजेंट करेगा, उतनी जल्दी अपन बच जाएंगे। हर सेकंड्स में मल्टीपल्स ऑफ न्यूरॉन्स डैमेज होते जाएंगे। जितना जल्दी पेशेंट आता है उसके ड्यूरेशन पर डिपेंड करता है अपन को क्या मैनेज करना है। अगर पेशेंट बहुत जल्दी आ गया है अपने पास, 3 से लेके 4.5 घंटे के अंदर आ गया है, 4.5 घंटे के अंदर आ गया है, अपन ने सीटी स्कैन कराया, सीटी स्कैन में कोई ब्लीड नहीं दिखी अपन को, कोई ब्लीड नहीं दिखी, मतलब सीटी स्कैन, इन्फार्क्ट सीटी स्कैन में शुरुआत में नहीं आता है। अगर कोई छोटा मोटा इन्फार्क्ट होगा, नहीं दिखेगा, पेशेंट को अपन ने क्लिनिकली मैनेज किया, क्लिनिकली देखा उसको एक्यूट सीवियर लग रहा है, ठीक है, सीटी स्कैन कराया, सीटी स्कैन में ब्लीड नहीं दिखी, ब्लीड नहीं दिखी मतलब कि उसको इन्फार्क्ट है, ठीक है। इन्फार्क्ट मैंने कहा था, इन्फार्क्ट को इवॉल्व होने में 6 से 8 घंटे का टाइम लगता है, तो सीटी स्कैन में 6 घंटे के बाद ही आएगा। शुरुआत में अपन को क्लिनिकली देखना पड़ेगा, ठीक। अब अपन को इसके लिए बहुत सारे लंबी लिस्ट है, 30 से 40 चीजों की, जो उसके कंट्रा इंडिकेशन है। इस कंडीशन ये क्या है, इसको अपन को जो क्लॉट बना है ना, इस क्लॉट को थ्रोम्बोलाइज करना है, उसको बोलते हैं थ्रोम्बोलाइज। जैसे एक्यूट अटैक एमआई आता ना, एमआई में हर किसी पेशेंट को अपन थर्मोलाइज कर देते हैं। एक्यूट सीवियर में थर्मोलाइज करने के इंडिकेशन बहुत कम है और कंट्रा इंडिकेशन बहुत ज्यादा है। मतलब इसमें आपको देखना पड़ेगा कि हेमीपेरेसिस पर्टिकुलरली ग्रॉस है कि नहीं है, उसके कारण पेशेंट को कितना इफेक्ट पड़ेगा, और इसके कोई कंट्रा इंडिकेशन नहीं। इसकी लंबी लिस्ट है, 30 से 40 चीजें जो कंट्रा इंडिकेटेड होती है ना। तो थर्मोलाइसिस हर कोई नहीं करते हैं, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल लेवल पे तो होता ही नहीं है। इसको थर्मोलाइज करने के लिए अपने जो मेट्रोज हैं, मेट्रोज में ही ज्यादातर थर्मोलाइज करते हैं। बहुत कम कंडीशन देखी हमने कि डिस्ट्रिक्ट या डिविजनल लेवल पे थर्मोलाइज किया गया हो, ठीक है। इस क्लॉट को अपन डिसॉल्व कर सकते हैं थर्मोलाइसिस से। अब 4 से 8 घंटे के अंदर प्रेजेंट किया, सेम चीज देखी अपन ने, क्लिनिकली उसको लग रहा है एक्यूट सीवियर है, सीटी स्कैन में ब्लीड नहीं आया, मतलब सीटी स्कैन में कुछ नहीं आया। फिर 4 से 8 घंटे के अंदर क्या कर सकते हैं अपन, एंजियोग्राफी करके, एंजियोग्राफी में इंट्रा आर्टीरियल थर्मोलाइसिस कर सकते हैं। इंट्रा आर्टीरियल मतलब एंजियोग्राफी से अपन जाएंगे ब्रेन की सेल्स में, ब्रेन की सेल्स जहां पे है वहीं पे जाके उसको मेडिसिन दे देंगे,
देख के क्लॉट कहाँ पे जमा हुआ है। ये भी जहाँ पे एंजियोग्राफी के लिए कैथ लैब अवेलेबल होगी वहीं पे हो पाएगा, तो डिस्ट्रिक्ट डिवीजन लेवल पे पॉसिबल बहुत कम है। तो ये दोनों चीजें सिर्फ हायर सेंटर पे होती हैं, ये दोनों चीजें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं होती। अपन क्या कर सकते हैं, जो ये क्लॉट बना हुआ है ना, क्लॉट में क्या हो रहा है, लगातार फाइब्रिन जम रहा है, लगातार बाकी की सेल्स आके जम रहे हैं। इसके लिए अपन वो जमने से रोकने के लिए उसको एंटी कोगुलेशन दे सकते हैं, एंटी कोगुलेशन एंटी इस्कीमिक ड्रग दे सकते हैं। तो जितनी जल्दी एंटी कोगुलेशन अपन चालू करेंगे, यहाँ पे जो क्लॉट बन चुका है वो और बढ़ेगा नहीं, उसकी साइज नहीं बढ़ेगी और थोड़ा थोड़ा उससे फाइब्रिन हटता जाएगा। एंटी कोगुलेशन क्या देते हैं, हेपेरिन या फिर लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन। एंटी हिस्टामिक ड्रग अपन ड्यूअल एंटी हिस्टामिक ड्रग देते हैं, इकोस्प्रिन, क्लोपिडोग्रिल और साथ में हाइपोलिपिडेमिक के लिए अटोरवास्टेटिन। ठीक, एक्यूट मैनेजमेंट में इसके अलावा और कुछ नहीं है, सिर्फ आपको एंटी कोगुलेशन देना है, एंटी हिस्टामिक ड्रग देना है, साथ में हाइपरटेंशन को मैनेज करना है। हाइपरटेंशन को मैनेज करने के लिए मैंने बताया गाइडलाइन क्या है अपने पास, 150 to 180 तक उसका बीपी रखना है 24 से 48 घंटे तक। उसके बाद अपन को 15% के हिसाब से 15% से ज्यादा लो नहीं करना है, धीरे धीरे लो करना है। और क्या देते हैं स्टीम में, एक्यूट में तो इसका यही मैनेजमेंट है। इसके अलावा आपको जो सर स्पेरे में आप ब्लड थिनर ये दे रहे हैं, तो ब्लीड अगर हो रहा तो और प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी? ब्लीड काम हुआ, ये तो इन्फाक्ट जमा है, मतलब ये टेस्ट के बाद ही दे रहे हैं? सीटी स्कैन के सब बाद ही है, सीटी स्कैन में इन्फाक्ट हो चुका है, उसके बाद ट्रीटमेंट देना है। पहले अपन कुछ नहीं दे सकते सर सिम्टम्स के बाद? सीटी स्कैन के बिना पहले CT की? बिना सीटी के इसके लिए बहुत ज्यादा कुछ ट्रीटमेंट नहीं है। बिना सीटी के लिए सिर्फ अपन जो अगर हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन में इमरजेंसी है तो वो ट्रीट करेंगे। इसके अलावा उसको अगर प्रेशर सिम्टम्स आ रहे हैं, मतलब इंट्राक्रेनियल जो प्रेशर है उसके बढ़े हुए के सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि उसको वॉमिटिंग आ रही है या फिर उसको ब्रेडिकार्डिया है या फिर वो देखें तो अपन मेनिटॉल दे सकते हैं। और वर्टाइगो आ रहा है तो स्टेबिलिटी दे दो, वॉमिटिंग हो रही तो ऑर्डिनल दे दो। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है, मेनिटॉल दे सकते हैं साथ में, बाकी तो कुछ नहीं दे सकते। बिना सीटी प्रेशर कम करेगा, बिना सीटी के कुछ नहीं दे सकते। अगर एक्यूट सीवियर है तो उसको इनिशियल ट्रीटमेंट दे दो, मेनिटॉल जो सिम्टोमेटिक है, वॉमिटिंग के लिए दे दो, चक्कर वॉमिटिंग, वर्टाइगो और प्रेशर के लिए। ये सब प्रेशर और हाइपरटेंशन 4 चीजें मैनेज करनी, 4 चीजें मैनेज करके सबसे पहले सीटी स्कैनिंग कराओ। डोर टू निडल टाइम है ना, अगर आप हायर सेंटर पे बैठे हो तो आपको थर्मलाइज के लिए कर सकता है, अगर तुरंत आया तो थर्मलाइज करने के लिए आपको सबसे पहले सीटी स्कैन तो करानी पड़ेगा। और हेमरेज है, अगर हेमरेज में एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट क्या देना रहता है, हेमरेज में सबसे पहले प्रेशर बढ़ रहा होगा तो उसको एंटी प्रेशर एजेंट देंगे, मेनिटॉल देंगे। डेक्साकारोल हमेशा कंट्रोवर्शियल है, डेक्सा एक एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट तो है ही, तो एंटी इंफ्लामेटरी के लिए अपन दे देते हैं क्योंकि सेल्स डैमेज हुई तो इंफ्लामेशन तो बढ़ी है। डेक्सा के साथ अपन एक प्रेशर रिड्यूसिंग एजेंट लेसिक्स भी होता है कि जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर कम करता है, तो लेसिक्स देते हैं। अब आते हैं एंटी एपिलेप्टिक। एंटी एपिलेप्टिक तो बहुत सारी हैं, एप्टोइन है, लेवोटिरासिटाम है। अब ये देना है कि नहीं देना है, इसका रोल बहुत कंट्रोवर्शियल है। देखा गया है कि 2 से लेके 25% तक केसेस होते हैं जो सीवियर के हैं, उसमें पेशेंट को सीजर आते हैं। ठीक है, अब सीजर्स को पहले से देने के लिए प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट देना है कि नहीं देना है, इसका रोल बहुत कंट्रोवर्शियल है। अगर अपन हेमरेज मानते हैं, हेमरेज में क्या है कि ब्रेन की सेल्स पुश हो रही हैं, तो ब्रेन की सेल पुश हो रही है तो आपको प्रोफाइलैक्टिकली दे देना चाहिए। हेमरेज के केसेस में ज्यादातर सीरियस आने के रिस्क रहता है, तो हेमरेज के केस में अपन दे देते हैं। इनफैक्ट में केस पे आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, अगर आपको देना है तो दे भी सकते हैं, नहीं देना है तो नहीं भी दो, है ना, क्योंकि सीजर आ भी सकते हैं। उसको सीजर आने के बाद दोगे तो थोड़ा ज्यादा दिक्कत होगी। सीजर आने के पहले देखो कि आपको ग्रॉस हेमीप्रेसिस मिल रही है और चांसेस हैं सीजर आने के, आपको रिस्क लग रहा है तो दे दो आप उसको एंटी एपिलेप्टिक प्रोफाइलैक्टिकली। बस एक्यूट में मैनेजमेंट इतना ही रहता है इसका। मेनली इसको है वाइटल्स मॉनिटरिंग करनी है, इलेक्ट्रोलाइट्स मॉनिटरिंग करनी है, क्योंकि जो एक्यूट सीवियर है उनमें इलेक्ट्रोलाइट डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा होता है। और वाइटल मॉनिटरिंग इसलिए करनी है क्योंकि हाइपरटेंशन और मतलब बीपी और रेस्पिरेशन बहुत फ्लक्चुएट करता है। बीपी बहुत फ्लक्चुएट करता है, रेस्पिरेशन बहुत फ्लक्चुएट करता है, क्योंकि अगर वो रेस्पिरेटरी सेंटर है जो ब्रेन में वो इन्वॉल्व कर लेगा तो पेशेंट का रेस्पिरेशन कॉस्मोल ब्रीदिंग होने लगेगी। तो पेशेंट को कब इंटूबेट करना है वो आपको ध्यान रखना चाहिए, इसलिए इसका रेस्पिरेशन रेट, SpO2 ये लगातार मॉनिटरिंग करती रहना पड़ेगी। पेशेंट अगर अनकॉन्शियस है, खा पी नहीं रहा है तो उसको राइस 2 और फोलिस डालना रहेगा, RT फीडिंग करानी पड़ेगी। बस